की बात। अपनों का ख्याल रखना चाहते हैं तो पहले अपना ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, कोविड-19 का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे मुल्क में दस्तक दे चुका है, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम बड़ी ही मजबूती के साथ खड़े हैं, क्योंकि इस बार वैक्सीन एक कारगर हथियार के रूप में हमारे साथ है। इसीलिए अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ना है तो वैक्सीन लगाना बेहद ज़रूरी है। और नाजरीन, अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट पे आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, इस वक्त दुनिया भर के मुल्कों और इंसानों को आलमी वबा कोरोना वायरस का सामना है और हर कोई अपनी सलाहियत के एतबार से इससे निमटने की कोशिश कर रहा है। मामला यह है कि ये एक ऐसा वायरस है कि इसे छुपा हुआ दुश्मन कहा जाए तो गलत ना होगा। और सितम ज़रीफ़ी ये कि ये कोरोना वायरस नई नई शक्लें बदलने में भी कामयाब हो जाता है। इसका अंदाजा हम इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम सबको कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का सामना है। जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त किए गए ओमिक्रॉन के बारे में ये इब्तदा में ही कह दिया गया था कि ये वायरस पिछले वायरस के मुकाबले बहुत तेजी के साथ फैलता है, और ये हमने महसूस भी किया। क्योंकि ओमिक्रॉन एक बिल्कुल नया वायरस है, तो शुरू में बहुत से अंदेशे जाहिर किए गए कि ये तेजी से फैलता है तो मुहलिक भी हो सकता है। इसके बारे में मालूमात हासिल करना हमारे साइंसदानों के लिए भी एक चैलेंज था। सवाल बहुत से थे कि ये नई किस्म किस तरह से जिस्म पर असरअंदाज होती है, क्या ये पुरानी किस्म के वायरस की निस्बत ज्यादा खतरनाक साबित होगी या नहीं, या इससे अमवात ज्यादा हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। पूरी दुनिया इन सवालों के जवाब तलाश करने में मसरूफ हो गई, और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि जिन लोगों ने कोरोना से बचाव के टीके लगवा लिए हैं उन पर ओमिक्रॉन का असर होगा या नहीं। इंकशाफ ये हुआ कि कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन में जीनियाती तब्दीलियां आ चुकी हैं, और इस सिलसिले में मुसलसल तहकीक की जरूरत है। कुछ वक्त के बाद तहकीक से ये मालूम हुआ कि वायरस की ओमिक्रॉन किस्म डेल्टा से कम खतरनाक है, और इससे मुतासिर होने वाले अफराद का अस्पताल में दाखिल होने का इम्कान कम है। ताहम इस हवाले से खदशात अब भी मौजूद हैं, क्योंकि ये इंतहाई तेजी के साथ फैलता है। काबिल गौर है कि इस बात पर हमेशा जोर दिया जाता रहा कि टीकाकारी की रफ्तार तेज तर की जाए, क्योंकि ये हम जान चुके हैं कि कोविड से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर पर अमल करके और वैक्सीनेशन करवा कर ही कोरोना वायरस से बचाव मुमकिन है। खुशकिस्मती से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हमारी मौजूदा हुकूमत की मौसर कोशिशों से हमारे मुल्क में आधी से ज्यादा आबादी के कम से कम एक टीका लग चुका है, और हमारी टीकाकारी मुहिम खुशउस्लूबी के साथ जारी है। नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल से हम अब ये अंदाजा तो कर ही चुके हैं कि अगर हमें कोरोना वायरस या उसकी नई किस्म ओमिक्रॉन से बचाव करना है तो हमें तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा, और इससे बचाव का टीका भी लगवाना होगा। तभी हम और हमारे अहले वतन महफूज और सेहतमंद रह सकेंगे। नाजरीन, हेलो डॉक्टर की आज की पेशकश में हम आपको बताएंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। ओमिक्रॉन वेरिएंट, अगर आप कोविड पॉजिटिव हो भी जाते हैं
तो किस तरह की एहतियात बरतें और किस तरह घर में रहकर ही आप अपना ख्याल रख सकते हैं। और इन्हीं सभी मौजूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर विशाल चड्ढा, इंचार्ज होम्योपैथी यूनिट, डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान दिल्ली से, और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं डॉक्टर SM रहेजा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, GB पंत अस्पताल दिल्ली से। आप दोनों का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले डॉक्टर विशाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ओमिक्रॉन, जिसे वेरिएंट कहा जाता है, कंसर्न, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है, तो आपके पास डेली में पेशेंट्स आते हैं, तो क्या क्या लक्षण नजर आ रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के? मैम, ये नॉर्मल फ्लू जैसे ही लक्षण है, इसको अगर पहचानना हो, या पहली वेव में जैसे लक्षण आए थे कि नाक का सूखापन होना, मुंह का, गले का इसमें सूखापन आना, या नाक का बहना, हल्की खांसी होना, और वो खांसी तेज भी हो सकती है धीरे धीरे, ऐसा ही छींके आना, सिर में दर्द होना, बॉडी में पूरी में दर्द होना, और बदन का टूटना। बुखार 1 से 2 दिन के लिए आ सकता है, 100 के करीब 101 भी आ सकता है, लेकिन व्यक्ति से व्यक्ति में ये चेंज भी हो सकते हैं सिम्टम। तो सभी में ये सारे सिम्टम नहीं आएंगे, किसी को कुछ लक्षण होंगे, किसी को कुछ होंगे, और किसी को पॉजिटिव होते हुए भी कोई लक्षण भी नहीं होंगे। यू मीन एसिम्प्टोमेटिक? ओके। तो इस तरह के लक्षणों के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनको हमारे पास लेकर पेशेंट आते हैं, और हम उनको समझ के और उनके टेस्ट करा के जब वो पॉजिटिव होते हैं तो उनको कहते हैं कि भाई आइसोलेट करिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप अपनाइए। और जिस समय ये लक्षण आते हैं, वैसे इस समय स्थिति ये है कि जैसे ये लक्षण आए उसी समय आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, एटलीस्ट इसका संक्रमण रुके, क्योंकि रिपोर्ट आने में तो लगभग 24 घंटे लगेंगे, 1 दिन का समय। तो उस समय में अगर आप अपने आप को स्वतंत्र रूप से घुमा रहे हैं तो आप कितना कोरोना फैला चुके होंगे तो रिपोर्ट ही बताएगी। बिल्कुल। तो जैसे कि डॉक्टर विशाल ने कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बेहद ज़रूरी है, तो अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी लक्षण आते हैं तो आप अपने आप को उसी वक्त आइसोलेट कीजिए। तो डॉक्टर रहेजा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में के नेचर में कुछ चेंज आया है, या कोई और ऐसे कोई लक्षण है जो हमें नज़र आ रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वेरिएंट में पहले वाला वेरिएंट था डेल्टा, उसमें more than 30 प्लेसेस पर म्यूटेशंस हुए, स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस हुए, म्यूटेशंस हुए, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन बना। और इसके लिए जो ये वेरिएंट है, ये इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, ये जल्दी संक्रमित होता है, एक से दूसरे व्यक्ति में ये जल्दी संक्रमण फैलाने में सक्षम है। जैसे कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी डेल्टा के मुकाबले 3 या 4 गुना अधिक है, लेकिन इसमें जो लक्षण है वो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले थोड़े माइल्ड है, जिसमें कि सूखी खांसी का होना, गले में खराश का होना, नाक बंद होना, जुकाम होना, सिर में दर्द होना, बुखार आना, शरीर में दर्द होना, और इसके अलावा कुछ एक व्यक्तियों में नोजिया, वॉमिटिंग, जैसे कि उल्टी होने की संभावना होना या उल्टी आना, ये लक्षण भी देखा गया। लेकिन ओमिक्रॉन के अंदर जो अच्छी बात है, हमने देखा कि लंग्स की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, फेफड़े की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, जिसकी वजह से जैसे डेल्टा के अंदर यदि आप देखें तो उस समय पेशेंट्स को लंग्स का फेफड़े का इन्वॉल्वमेंट होने से निमोनिया का होना, पैची निमोनिया, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल का कम होना काफी कॉमन था। ये चीज ओमिक्रॉन में कम है। डेल्टा में मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट का होना, लीवर का, किडनी का, हार्ट का, ब्रेन का, ये सब देखा गया। डॉक्टर रहेजा, अगर मैं जानना चाहूंगी आपसे कि डेल्टा वेरिएंट में जैसे कि हमने देखा कि हाई ग्रेड फीवर रहता था, तो क्या इसमें सिवियरिटी कितनी है? और दूसरा एक चीज और सुनने में आई है कि इसमें कान का सुन पड़ जाना या कम सुनाई देना भी एक लक्षण माना जा रहा है, तो ये कितना ठीक है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आपका। ये इसमें थोड़ा कुछ एक रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें कि कान में सुनने में पेशेंट्स को बाद में प्रॉब्लम आई है। और बुखार जहां तक है वो डेल्टा में अधिक आता था, इसमें भी फीवर आ सकता है 101, 102, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसा नहीं है कि इसमें फीवर नहीं आता है, फीवर आता है। लेकिन ये देखा गया कि ओमिक्रॉन में 70% तक जो पेशेंट है उनमें कोई लक्षण ही नहीं है। और ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप
आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है बॉडी का जी, तो आप घर में अपने बूढ़े व्यक्तियों को, जो हाई रिस्क ग्रुप है, उनको आप इन्फेक्ट कर सकते हैं, छोटे बच्चों को आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अभी भी इस प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर हमारे पास सबसे सक्षम हथियार है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि मास्क को लगा के रखें और मास्क को ठीक से लगाएं, पूरा नाक और मुंह को कवर करें और आंखों के ऊपर ग्लासेस लगा लीजिए, स्पेक्स लगा लीजिए या फेस शील्ड लगा लीजिए। ओके। और 2 गज की दूरी बना के रखें जी, से ही नमस्कार करें, बहुत जरूरी है। तभी घर से बाहर जाएं और हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। जी बिल्कुल। हाथों को साबुन पानी से धोते रहें। जब भी आपको लगता है कि आपने किसी डोर हैंडल को, टेबल टॉप को, कंप्यूटर को छुआ है, तो आपको जरूरी है कि साबुन से 20 से 40 सेकंड हाथ धोना है। अगर आपके पास साबुन पानी की सुविधा नहीं है तो आप कोई भी सैनिटाइजर जिसमें 70% अल्कोहल है बेस्ड, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति के साथ अपना पेन, पेंसिल, सेल फोन ना शेयर करें। जी। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो खाना इकट्ठे होके ना खाएं, जैसे हम पहले खाते थे लंच के समय, या यही बच्चों को भी ध्यान रखना है, हमें भी ध्यान रखना है। अननेसेसरली भीड़ भाड़ के इलाकों में नहीं जाना, गैदरिंग को अवॉइड करना है। ये देखा गया है कि बंद कमरे में ओमिक्रॉन का वायरस ज्यादा फैलता है बशर्ते कि खुले में। ये WHO की स्टडी आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेंटिलेशन अच्छा रखें। अगर आपको बंद कमरे में मीटिंग करनी भी है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप खिड़कियां खुली रखें। बिल्कुल। तो डॉक्टर रहेजा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि हम हर बार हर प्रोग्राम में बताते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। तो डॉक्टर विशाल, जैसे कि अभी सर ने बताया कि मास्क तो सर ने बताया कि किस तरह से लगाना चाहिए, पर अगर हम हैंड वॉश की या सैनिटाइजेशन की बात करें तो उसका भी एक अपना तरीका होता है। सभी को पता है, 2 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, अभी थोड़ी सी हमारी जो याददाश्त है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत पड़ गई है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे नाजरीन को बताइए, हमें भी बताइए कि किस तरह से अच्छे से हम अपने हैंड्स को सैनिटाइज करें। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। देखिए, लगभग क्या हो गया है कि हम अब ऐसी बॉटल्स छोटी छोटी अपनी जेब में लेके चलते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पानी से धोना हमेशा उपयुक्त है। जी। तो पानी से धोना उपयुक्त है तो सैनिटाइज़र वहाँ यूज़ करें जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है, और सर्दी के अंदर गर्म पानी नहीं होता तो लोग कहते हैं सैनिटाइज कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने इस तरह से लिया और हम मानते हैं कि ये बस हमारा सैनिटाइजेशन हो गया। ओके। तो ये तरीका सैनिटाइजर को यूज़ करने का नहीं है। अच्छा। इसको लगभग 30 से 40 सेकंड तक रबिंग करना, और उसके स्टेप्स हैं। पानी से हाथ धोने के भी वही स्टेप्स हैं जो इसके स्टेप्स हैं। तो मैं आपके साथ एक बार प्रैक्टिस किए देता हूं ताकि लोग उसको एक बार हमारे साथ प्रैक्टिस करें और फिर उसको घर के अंदर नियमित रूप से करें और बच्चों को सिखाएं, क्योंकि अगर आपने बच्चे को आज शिक्षित कर दिया तो जीवन भर के लिए उसे अच्छी तरीके से हाथ धोना आ जाएगा। और कोविड के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे वो बचाव हो जाएगा। तो बच्चों की सैनिटाइजेशन पे मैं आपसे एक सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी। आपका नाम? मैं नीलकंठ बोल रहा हूँ। जी नीलकंठ जी, आपका इस्तकबाल है सर, बताइए, अपना सवाल पूछिए। जी शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इसके अलावा और कौन कौन सी वैक्सीन उपलब्ध हैं? ओके। डॉक्टर रहेजा जानना चाहते हैं कि भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा और कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल हैं? हाँ, देखिए, इसके अलावा कोवोवैक्स, कॉर्बीवैक्स, ये दोनों वैक्सीन अवेलेबल हैं। जहां तक हम जानते हैं कोविशील्ड अधिक से अधिक सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है और 90% से अधिक डोजेस कोविशील्ड की ही दी गई हैं, और बाकी की 10% समझ लीजिए कोवैक्सीन है। और जो नई वैक्सीन अभी लॉन्च हुई है कोवोवैक्स और कॉर्बीवैक्स, वो भी उपलब्ध, अप्रूवल कर दी गई है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि सारी वैक्सीन पूरी तरह इफेक्टिव है और सेफ है। तो सर, ये जो आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया है अभी, तो ये भी कोविन पर अवेलेबल हैं या फिर अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही साइट पर अवेलेबल हैं? साइट पर देखिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन अवेलेबल रहती है, आपके पास चॉइस। ओके। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मुफ्त में लगाई जा रही हैं, जिसमें कि आप
कोविन पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अपना आधार नंबर डाल के आपको एक मैसेज आएगा, सेल फोन नंबर डालेंगे जब आप उसमें, और उसमें 4 व्यक्ति अपने रजिस्टर कर सकते हैं कि फैमिली के। तो आपको डेट और टाइम और साइट, जी वो तो सर साइट से सारी इंफॉर्मेशन हम अवेल कर सकते हैं। आप साइट भी चूज कर सकते हैं जी। और उसमें ये भी मेंशन रहता है कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन अवेलेबल है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड हो कोवैक्सीन हो, दोनों सुरक्षित हैं, इफेक्टिव हैं। और यदि आप देखें भारत में 164 करोड़ से ज्यादा इनकी डोजेज लगा दी गई हैं। और हम बार बार यही सबसे अनुरोध करते हैं, सरकार भी यही अनुरोध करती है कि जिनको वैक्सीन लग गई है वो सुरक्षित हैं काफी हद तक। जिनको पहला डोज नहीं लगा वो पहला डोज लगवा लीजिए, जिनको सेकंड लगना है वो सेकंड लगवाइए। और अब तो 60 साल से अधिक व्यक्ति जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, क्रॉनिक लंग डिसीज है, लीवर डिसीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, किडनी की बीमारी है, जिनका डायबिटीज है, जैसे उनका इम्यूनिटी कम है जी, जो कैंसर के पेशेंट हैं, ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी थर्ड बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज जिसके के लिए सरकार ने अनुमति दी है वो अवश्य लगवाएं। और डॉक्टर वैक्सीनेशन के सवाल पे मैं एक बार आपसे फिर जुड़ूंगी। डॉक्टर विशाल, हम बात कर रहे थे कि बच्चों के सैनिटाइजर की हम बात कर रहे थे, तो अमूमन ये कहा जाता है कि सैनिटाइजेशन करिए, लेकिन बच्चों के को सैनिटाइजेशन करना कितना सेफ है? देखिए, ये कुछ एलर्जिक रिएक्शंस दे सकते हैं। कुछ सैनिटाइज बच्चे सेंसिटिव होते हैं और इन सैनिटाइजर्स के अंदर अलग अलग तरह के केमिकल्स भी डाल लेती हैं कंपनियां अपने प्रयोग करते हुए, तो उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए। इसलिए बच्चे घर पे ही होते हैं तो गुनगुने पानी से, गर्म पानी से उनको हाथ धुलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से सैनिटाइज करना है या हाथ धोना है, तो उसके स्टेप्स बड़े क्लियर हैं। सैनिटाइज़र पर्याप्त मात्रा में अपने हाथ में ले लीजिए और उसके बाद इसको आपस में रब करिए। फिर पीछे वाले हिस्से को आप सैनिटाइज़र से यूज़ करें, फिर इंटरलॉकिंग करें आप, और ये जो नकल्स का हिस्सा है इसको आपने अंगूठे से साफ़ करना है। फिर ऐसे ही दूसरे हाथ का करना है और इसके बाद अंगूठे का ये वाला हिस्सा जो है उसको ऐसे रबिंग करनी है। और उसके बाद ये जो छोटी हथेली के जो बनती है इसमें उंगलियों के नाखूनों को घुमाना है और ये लगभग आपके उस सैनिटाइज़र को ड्राई कर देगा। तो हमने इतना रब किया कि वो ड्राई हो गया। लेकिन यही स्टेप्स जब हम साबुन के साथ करते हैं तो पहले हाथ को गीला करना, उसके बाद उसमें सोप लिक्विड या उसको रब करके झाग बनाना। तो उपयुक्त मात्रा में जब झाग बन जाए तो फिर ये पीछे वाले हिस्सों पे करना, फिर दूसरे हाथ में करना, फिर ये नकल्स का हिस्सा जो है इसको साफ़ करना, और ये सारे साफ़ करने के बाद दोनों तरफ में फिर अंगूठे के हिस्से को साफ़ करना, और फिर उसके बाद ये जो उंगलियों के नाखून हैं इनके अंदर मैल जो फंस रहा है उसको यहाँ से रब करके झाग से करना और हाथ को धोना, और उसके बाद टिश्यू पेपर से सोक करके जो टूटी है या जो भी नलका है उसको बंद करके वो टिश्यू पेपर को डिस्पोज करना। बिल्कुल। सो थैंक यू डॉक्टर विशाल, आपने हमें याद दिलाया कि किस तरह से हम अपने हैंड्स को सैनिटाइज करें, किस तरह से अपने हैंड्स को वॉश करें। बिल्कुल ठीक आपने बताया कि बच्चे ज़्यादातर घरों में ही रहते हैं, तो रादर देन उनको सैनिटाइज यूज़ करने से अच्छा है कि वो अपने घर पे साबुन और पानी से ही अपने हाथों को धोएं। तो डॉक्टर रहेजा, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं जैसे कि डेल्टा और ओमिक्रॉन, इन किसी भी फ्लू में या कोई कॉमन फ्लू भी होता है तो एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है और कब एंटीबायोटिक रिकमेंड करनी चाहिए किसी भी पेशेंट को? सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपको खांसी जुकाम बुखार होता है तो इस समय फ्लू लाइक इलनेस चल रही है जिसमें कि कोविड-19 या ओमिक्रॉन या डेल्टा वेरिएंट हो सकता है, सीजनल फ्लू हो सकता है, सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 हो सकता है, या कॉमन कोल्ड कोरोना वायरस से आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सरकार के द्वारा इसकी टेस्टिंग, कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट सब मुफ्त किया जाता है, तो आपको तुरंत एक डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच करानी चाहिए। और यदि आपको जो बाकी की एंटीबायोटिक्स हैं, जिथ्रोमाइसिन जैसे अमोक्सिसिलिन है, इनका अभी कोई रोल नहीं है क्योंकि ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट कार्य करती हैं। ये तभी दी जाती हैं जब आपको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स में या न्यूमोनाइटिस टाइप इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन ये एक फिजिशियन ही बता पाएगा कि आपको उसकी आवश्यकता है कि नहीं। जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं, यदि आप देखें तो एक नया दवाई मोलनुपिरावीर भारत सरकार के द्वारा DCGI
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए दिया गया है, और वो भी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए अप्रूवल है उसकी, जिसमें कि 60 साल से अधिक व्यक्ति और या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, लंग की बीमारीज है, लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, डायबिटिक्स हैं, इनका इम्यूनिटी कम है, सिर्फ उन्हीं को मोलनुपिराविर देने की जरूरत है, और ये भी पहले 5 दिन में कार्य करती है, उसके बाद इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि एंटीवायरल ड्रग है। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि उसके साइड इफेक्ट भी हैं, ये भी हमें समझना है कि ये दवाई ऐसी सेफ नहीं है कि आप ओवर द काउंटर जाके ले लीजिए जी, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं में नहीं देना, 18 साल से छोटे व्यक्ति को नहीं देना, क्योंकि उनकी ग्रोथ रोक सकती है, और प्रेगनेंसी में अगर गर्भवती महिलाओं को दे दिया तो जो अंदर बच्चा है उसमें टेरेक्टोजेनिसिटी, मतलब उसके जो अंग है वो उसमें उसके डेवलपमेंट को खराब कर सकती है। तो डॉक्टर रहीजा, हम ये माने कि कोई भी मेडिसिन का लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, कोई भी मेडिकेशन अगर हमें करनी है तो हम अपने डॉक्टर से सलाह करें पहले। वैसे भी मोलनुपिराविर H1 शेड्यूल में आती है, तो इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है, जिसका एक कॉपी केमिस्ट अपने पास रखता है। ओके, बिल्कुल। डॉक्टर विशाल, इम्यूनिटी की अभी हमने बात की, डॉक्टर रहीजा ने भी बताया कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो हमें ये कैसे पता लगे कि इम्यूनिटी जो है हमारी वीक हो रही है? क्या हमारी बॉडी कोई साइन देती है, और अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो किस तरह से हम उसे जो है स्ट्रॉन्ग कर पाएं? देखिए, अगर आप बिल्कुल आम बात के अंदर इसको समझना चाहते हैं तो समझिए कि अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर वो लक्षण आ रहे हैं बार बार किसी वजह से, कभी जुकाम हो गया, कभी पेट खराब हो गया, कभी थोड़े दिन के बाद कोई स्किन की प्रॉब्लम आ गई, फिर उसके बाद फिर कोई ऐसी सांस की दिक्कत आ गई, यानी कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बीमार ही रह रहे हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए बार बार जाना पड़ता है, तो इसका मतलब कि जो उनका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स सिस्टम है वो ठीक नहीं है। और कई बार क्या होता है कि एलर्जीज बार बार पकड़ती हैं, तो वो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इम्यूनिटी एक बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का विषय है जो बॉडी को रिस्पांस में देना चाहिए, और या तो रिएक्टिव होती है या वो अंडर प्ले करती है कि बार बार कोई भी असॉल्ट होता है वो उसको रिएक्ट करने लग जाती है, तो उसके सिम्टम्स प्रभावी हो जाते हैं। तो वो आपके दर्शक होते हैं कि ये आप उससे जान सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम है। जैसे अभी भी चर्चा हो रही थी कि किडनी की प्रॉब्लम्स में या इम्यूनोसप्रेसेंट ट्रांसप्लांट वाले जो केसेस के अंदर हम देते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, और कौन कंडीशंस हैं जिसमें इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं कि यानी कि आपकी इम्यूनिटी कम की जाए, तो उन कंडीशंस को समझना पड़ेगा। वो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जिसमें ये जो कोरोना के वायरसेस हैं ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी तो हम दवाई दे के कम कर रहे हैं। ओके, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें कम इम्यूनिटी वाले मरीजों की, तो उनके लिए आप किस तरह की क्या डाइट या क्या हिदायत देना चाहते हैं? देखिए, नेचर के पास उसको रहना बहुत ज़रूरी है, और नेचर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी मूलभूत जीवन शैली है उसके पास आना, कि नींद पूरी करना, नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर वो साइकिल काफ़ी सारे बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब रहती है, उससे आपका पाचन खराब हो जाता है, उससे आपका व्यवहार जो है परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ही समय से भोजन खाना, सीमित मात्रा में खाना, सीमित समय से खाना और बैठ के खाना, मतलब धैर्य से खाना, जल्दबाजी में। अब मेट्रो लाइफ में हम देखते हैं कई बार कि अब दौड़ते हुए खा लेते हैं, या मीटिंग आ गई तो फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया, आजकल के लाइफस्टाइल में भाग ही रहे हैं, तो चाय पी ली, टोस्ट खाया नहीं खाया, और कुछ ठंडा हो गया तो खाना गर्म खाना, और उसको आराम से समय देके खाना कि ये मेरा पेट्रोल है। अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल ठीक नहीं चला रखेंगे तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। तो नींद पूरी करना और थोड़ा व्यायाम भी करना, अपने आप को मोबाइल रखना, क्योंकि एक कमरों में हम अपने आप जीवन शैली को बिता रहे हैं। तो नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर ने बोला कि आप जो है अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए और अच्छी डाइट लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक फ़ोन कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, आपका नाम? डॉक्टर रहीजा से बात करनी है जी, बताइए आपका सवाल। मैं अंजुम बोल रहा हूँ जी, अंजुम हरियाणा से। ओके, आपका इस्तकबाल है जी, शुक्रिया। आपका सवाल? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे पिछले साल कोविड हुआ था, ओके, और उसमें मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था मुझे। इस बार मुझे कोविड तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे सिम्टम जरूर हैं, जैसे खांसी है, जुकाम है। इसके बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या ये कोविड के लक्षण हैं ओमिक्रॉन के? फीवर नहीं है तो पहले किस तरह के सिम्टम, जैसे कि
तो पहले किस तरह के सिम्टम्स आपने फेस किए पहले थे? बुखार था, बहुत समय से बुखार रहा और वीकनेस बहुत ज्यादा रही। इस बार ना सिर्फ मुझे खांसी है और जुकाम है। तो डॉक्टर रहेजा जानना चाहते हैं कि खांसी और जुकाम, जैसे कि अभी हमने बात की कि समझ नहीं आता कि कॉमन फ्लू है या फिर ओमिक्रॉन है, तो कैसे हम इस चीज को डिफरेंस जाने? हाँ, देखिए, इसके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए इनको चाहिए कि अपना एक RT-PCR टेस्ट करवा लें। और जैसे लास्ट ईयर ये बता रहे हैं, इनको पहले एक बार कोविड हो चुका है, कोरोना हो चुका है, उस समय लक्षण काफी सीवियर रहे। और ओमिक्रॉन के अंदर जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि लक्षण माइल्ड आते हैं, लेकिन इनको चाहिए कि एक बार अपना RT-PCR करवा लें, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये ओमिक्रॉन या कोरोना का इन्फेक्शन है या नहीं। क्योंकि ये हम हमेशा एडवाइज करते हैं पेशेंट को, यदि आपको इस समय खांसी, जुकाम, बुखार, फ्लू लाइक बुखार, ये सब लक्षण आते हैं फ्लू लाइक इलनेस के, तो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। उससे दो फायदे होते हैं, आप जितना जल्दी टेस्ट कराएंगे, आप एक तो अपना इलाज ठीक से करा पाएंगे, क्योंकि इनको डायबिटीज है, तो इनको कुछ एक दवाई, जैसे हम अभी मोलनुपीराविर की बात कर रहे थे, तो यदि उसको पहले 5 दिन में देते हैं तो इनको उसकी वजह से गंभीर बीमारी होने का चांस बिल्कुल कम हो जाएगा। दूसरी चीज, आप अपने आप को, अगर आपको टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, ताकि आप अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्ट ना करें। आप अपने आप को एक कमरे में रखिए, खाना अच्छा खाइए, नींद पूरी लीजिए, डॉक्टर की सलाह के द्वारा सही समय पर सही दवाई लेने से आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और तीसरी चीज, यदि आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप अपना नॉर्मल जीवन शैली को कंटिन्यू कर लीजिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि यदि इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार, ओमिक्रॉन, कोरोना के साथ साथ सीजनल फ्लू, सीजनल इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, ये सब, और एलर्जीज, ठंड लगने की शिकायत, ये सारी बीमारियां भी साथ साथ चल रही हैं। क्योंकि सर्दियों में यदि हम देखें तो ये बीमारियां अधिक होती हैं, और उसकी वजह क्या है कि सर्दियों में हम ज्यादातर बंद कमरे में रहना पसंद करते हैं, फिर हीटर का उपयोग करते हैं, वेंटिलेशन कम होता है, एयर वेलोसिटी कम होती है, और ये जो टेम्परेचर है, तापमान है, ये वायरल फ्रेंडली है। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी थोड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि हम सर्दी के लिए बॉडी को अलग से फाइट ऑफ करना पड़ता है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। हम बंद कमरे में, गर्म कमरे में, फिर हम बाहर चले जाते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं, और तो ह्यूमिडिटी है वो भी कम हो जाती है, ड्राई हो जाती है यार। तो इसीलिए सर्दियों में ये वायरल जितने डॉक्टर रहेजा, ये कैसे पता चले कि RT-PCR टेस्ट हमें किस कंडीशन पे आके करवाना चाहिए? ये बहुत कंफ्यूजन रहती है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैंने बताया कि आप एक डॉक्टर के संपर्क में रहिए, और यदि आपको इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार, सिर में दर्द, गले में खराश, ये सब लक्षण आ रहे हैं, तो आप अपने आप को एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन के अंदर रखिए। ओके, तो ठीक है। तो नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर रहेजा ने बताया कि अगर कोई भी आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो आप पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। और चलिए उससे पहले एक फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी। जी, आपका नाम? मेरा गांव जसात है, नाम फरमान शर्मा है। जी फरमान जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा मतलब ये है कि 21 तारीख को मैंने वो लगवाया था तीसरा डोज, तो 80 साल उम्र है मेरी। अच्छा, बूस्टर डोज लगवाया आपने? हाँ जी। तो उस रोज लगवाया, उससे पहले मेरे खांसी खुशी थी, ना खांसी भी नहीं थी बल्कि कंठ में दर्द था। तो उन्होंने वो टेस्ट भी कर लिया। अच्छा। और डोज भी लगा दी। ओके। तो मेरे से कोई रिपोर्ट तो दी नहीं वहाँ। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई कि आप पॉजिटिव हैं। तो उसमें उन्होंने दवाइयाँ भेज दी। ओके। अच्छा, दवाइयाँ भेज दी उनको, मैं ना तो कोई बताने आया ना कोई ये समझाने आया, लेकिन वो कोरोलिन वगैरह, सांसाहारी, ये आयुर्वेदिक भी है, इंग्लिश दवाई भी थी। ओके। तो उनको आज देखो कि 21 तारीख को टेस्ट हुआ था, 23 को रिपोर्ट आई थी, और आज 27 हो गई। ओके। मैं अपने आप को क्वारंटीन कर लिया था, लेकिन जो ये कोरोलिन और सांसाहारी थी ये मैं लेता रहा, तो 2 गोली सुबह 2 शाम को। वैसे मेरे कोई तकलीफ ना गल में है, ना बुखार है, ना सर में दर्द है। तो मैं आपसे सलाह ले रहा था। मैं क्या 21 दिन और अंदर रहूं, क्वारंटीन रहूं? ओके ओके। तो डॉक्टर रहेजा ये जानना चाहते हैं कि ये कितना टाइम अपने आप को क्वारंटीन करके रखें? हाँ जी, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस है
आपका जिस दिन टेस्ट पॉजिटिव आता है उस दिन से 7 दिन आपको अपने आप को आइसोलेट करना है। और ये उसमें आवश्यक है कि उन 7 दिनों में पिछले 3 दिन में यदि आपको कोई बुखार नहीं है और कोई लक्षण नहीं है तो आप अपने ऑफिस पे, अपने कार्य पे मास्क लगा के जा सकते हैं। यदि आपको 7 दिन के भीतर भी बुखार खांसी रहता है 7वें दिन भी, तो आपको 10 दिन तक आइसोलेट करना है। यानी कि 3 दिन तक यदि आपको कोई खांसी जुकाम बुखार नहीं आता है और किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है तो आप अपने आप को सुरक्षित फील करिए। और मैंने आपका पूरा डिटेल में हिस्ट्री सुना है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है क्योंकि वैक्सीनेशन हो चुका है आपको। और 7 दिन अगर 21 को पॉजिटिव आया है तो आज 27 तारीख हो गई है और आपको ऐसा कोई लक्षण नहीं है, तो आप बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित फील करिए। खाना अच्छा खाइए, बिल्कुल नींद पूरी कीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, प्रोन ब्रीदिंग करिए जिसमें हम कहते हैं सिंह आसन, जिसमें हम कहते हैं ना कि पेट नीचे और पीठ ऊपर करके लंबे गहरे सांस लेते रहिए। पानी अधिक पीजिए, गर्म चीजें, सूप, वेजिटेबल सूप, पानी, गर्म पानी, काढ़ा, ये सब अधिक लीजिए। और जो डॉक्टर ने दवाई दिया है हम उसमें जिंकोविट विटामिन, जिंक, विटामिन सी की टैबलेट्स देते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम और दुरुस्त हो जाए। तो आप मेरे विचार से अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित फील करिए। देयर इज नथिंग टू वरी एट ऑल। अपना खाना अच्छा खाइए और यदि आपको पिछले 3 दिन से कोई खांसी जुकाम बुखार के लक्षण नहीं है तो आप अपने आप को आइसोलेशन से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आइसोलेशन पीरियड 7 दिन से रहता है, अक्सर 10 दिन तक रह सकता है यदि कोई लक्षण है, और 14 दिन तक यदि आपके लक्षण परसिस्ट करते हैं। तो अगर आपको पिछले 3 दिन में किसी प्रकार से कोई खांसी जुकाम बुखार के लक्षण नहीं है तो आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेशन से बाहर निकाल लीजिए, लेकिन मास्क लगा के रखिए जब भी किसी व्यक्ति से आप बात करें या मिलें। जी डॉक्टर विशाल, आप इन्हें किस तरह की सलाह देना चाहेंगे जो इन्होंने बताई अपनी प्रॉब्लम? देखिए 80 साल की उम्र है और इनका अभी वैक्सीनेशन हुआ, 7 दिन का समय निकल गया जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और ये मास्क लगा के अपने घर के रूटीन के काम कर सकते हैं। और जैसे थोड़ा वॉक कर लेना, ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना, अपने आप को ज़्यादा परेशान नहीं करना है, और समय से खाना, बिल्कुल समय से पीना। और कोरोनिल की गोलियां ले रहे हैं तो ऐसा इनको बताया होगा तो 2-2 गोली अपना अभी लेते रहें। तो डॉक्टर विशाल, इस पर मैं एक सवाल करना चाहूँगी आपसे कि जैसे कि अब देखा जाता है कि पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं वो भी हम देखते हैं कि वो भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, जैसे थकान होना या ब्रेन फॉग हो जाना या फटीगनेस हो जाना। तो ये मतलब ये जो सिम्टम्स है ये अपने आप टाइम टू टाइम ठीक होते हैं या इसके लिए भी हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसके अंदर पोस्ट कोविड सिम्टम कौन से आ रहे हैं और उसकी जो प्रतिरोध क्षमता है उन लक्षणों के लिए कैसे रही। तो उसका डेंट है बेसिकली एक वायरस का, और बॉडी ने उसको कैसे अडॉप्ट किया। तो किसी को बहुत नींद आना, किसी को शरीर टूटा रहना, कि मन उदास हो जाना, और कई लोगों को ये भय भी साथ में आ जाता है कि अब कोरोना हो गया पता नहीं क्या होगा। तो 4-5 दिन वो असमंजस की स्थिति बनी रहती है। उस असमंजस की स्थिति से नेगेटिविटी बहुत प्रभावी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से पॉजिटिव होना, कुछ बात करना, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन डॉक्टर से सलाह लेकर उसको विश्वास करना, तो अपने अंदर एक विश्वास की जागृति करना और उसको बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है। और वो पॉजिटिविटी जब बन जाती है तो बॉडी अपने आप को सेल्फ हीलिंग मोड में लाके अपने आप को ठीक कर लेती है। वैसे आप, ये तो सिम्टम्स की बात हुई, अगर कोई रिकवर करते हैं कोविड के बाद तो उनको आप किस तरह का एहतियात बरतने के लिए कहते हैं कि क्या मतलब उसी वक्त किस तरह एक्सर्शन ना लें या एक्सरसाइज या डाइट, किस तरह क्या सभी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे युद्ध होता है तो उसके बाद सब तरफ से हवाई फायर भी किया जाता है, युद्ध पे भी थल सेना भी लड़ती है और समुद्र से भी सेना लड़ती है। तो उसी प्रकार से रिकवरी मोड में आना, उस रिकवरी के अंदर आपको पानी का अच्छा इंटेक करना, हाइड्रेशन करना, अच्छी स्वच्छ वायु के अंदर फेफड़ों को प्राणायाम करना, वो प्राणायाम करके कुछ फेफड़ों की एक्सरसाइजेस करना या प्रोन एक्सरसाइज जैसे डॉक्टर रहेजा भी कह रहे थे उसका उपयोग करना, और तीसरा भोजन अच्छा करना और पॉजिटिविटी मन में बनाए रखना। तो 5 तत्वों को समंजस करना जिससे कि आप जल्दी हील हो जाएं। जैसे नेचर के पास जाएंगे और बहुत ठंडे या बहुत गर्म एनवायरनमेंट से, बहुत ठंडे या बहुत गर्म पानी से या भोजन से बचना, और एकदम टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। तो धीरे धीरे चेंज करना, ये नहीं कि हम बाहर से ठंडी से आए थे सीधा हीटर के आगे बैठ गए या हीटर से बैठे हुए थे और तुरंत सीधा हवा में निकल गए। तो अपने आप को जरा कंडीशन करते हुए बाहर जाना या अंदर आना, पानी पीना,
और थोड़ा गुनगुना पानी पूरा दिन सेवन करना, Okay. ये सर्दियों में वैसे भी लाभकारी है और आपकी प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक। तो जैसा कि डॉक्टर विशाल ने कहा कि आप अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, और अगर आप कोविड से अब बाहर आ चुके हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए उससे पहले एक फ़ोन कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम है यशस पांडे। जी सर, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी आप अपना सवाल पूछिए सर। सर। हेलो। हाँ सर। जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर मैं सवाल अपना ये पूछ रहा हूँ, मेरे 3-4 दिन से ना जी हार्ट के ऊपर से पेन होती है। ओके। और उसके बाद फिर वहां से धीरे चलती है और बीच में आ जाती है। ओके। और उसके बाद मेरा सिर का दर्द, चारों तरफ से नसें जो है वो तेजी से दर्द होती हैं। ओके। हाँ, इसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब? आपकी एज कितनी है? आपकी एज क्या है इनकी? सर आपकी एज क्या है? मेरे हार्ट के ऊपर। सर आपकी एज, आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 68 ईयर्स। 68? हाँ 68 ईयर्स सर। हाँ जी। ओके डॉक्टर बता रहे हैं ये जी पांडे जी, जैसा बता रहे हैं छाती में सिर में नसों में चारों तरफ से दर्द होती है 3-4 दिन से है जी। ये आपको दर्शाता है कि आपको हार्ट की चेकअप कराना चाहिए अपने फिजिशियन के पास या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर। जैसा बता रहे हैं छाती में जकड़न होना या हार्ट के ऊपर दर्द होना और वो पेट के अंदर से भी खिंचाव पड़ना, तो ये सब हार्ट की बीमारी में ऐसा होता है जिसमें कि हम कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिसीज। और जैसे कि आपकी एज 68 ईयर्स है तो आपको तुरंत चाहिए कि अपने आपको चेक करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, उसमें ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, कुछ कार्डियक एंजाइम्स को चेक करना पड़ सकता है। तो आपको चाहिए कि अपना प्रॉपर चेकअप करा के आगे का इलाज करवाइए। इसको आप हल्के में मत लीजिए, बिना टाइम व्यर्थ किए आप अपनी प्रॉपर जांच करा के ठीक से इलाज करा लीजिए। ओके। तो जैसा कि डॉक्टर रहेजा ने आपको कहा कि आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपना इलाज जल्द से जल्द शुरू कराइए। डॉक्टर रहेजा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ आखिरी कि वैक्सीनेशन को लेके एक बहुत ही अहम सवाल है कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं उन्हें वैक्सीनेशन लेना चाहिए? डेफिनेटली ये बिल्कुल प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सरकार के द्वारा इसकी अप्रूवल कर दी गई है जी। और ये क्लिनिकल ट्रायल्स में पाया गया कि ये वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा लैक्टेटिंग मदर जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी वैक्सीन ले सकती हैं। ओके। अभी 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और हमारे सेंटर में भी बहुत एंथुसियास्टिकली बच्चों ने वैक्सीन लगवाई है जी। ओके। तो मेरे ख्याल से, मेरे विचार में सभी को वैक्सीनेशन करवाना बहुत आवश्यक है। इसमें अब हमें वैक्सीन लगवाने से हम खुद को सुरक्षित करते हैं, अपने परिवार को, अपने देश को। तो हमारा ये सामाजिक दायित्व है। एक छोटा सा सवाल और है मेरा डॉक्टर रहेजा आपसे कि अगर किसी ने दोनों वैक्सीनेशन की डोज है या तो कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवाई है तो क्या बूस्टर डोज भी उसे कोविशील्ड या कोवैक्सीन ही लगवानी होगी, या अगर एक डोज भी लगी है कोवैक्सीन या कोविशील्ड की सेकंड डोज भी सेम ही होनी चाहिए? सेम डोज लगती है। यदि आपने पहले फर्स्ट डोज कोवैक्सीन लगवाई है तो आपको 4 या 6 हफ्ते बाद कोवैक्सीन की सेकंड डोज लगेगी। यदि आपने कोविशील्ड का डोज लिया है तो सेकंड डोज आपको 12 से 16 हफ्ते में लगवाना है। और प्रिकॉशनरी डोज या थर्ड बूस्टर जिसको हम कहते हैं, ये भी सेम वैक्सीन ही लगवाना है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसमें ये जो रजीम है ये पूरी तरह से सुरक्षित और इफेक्टिव है, तो हमें इसी को ही फॉलो करना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर रहेजा। एक मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाजरीन, हमारे आवाम को कोई मैसेज देना चाहते हो। मैसेज ये है कि देखिए, जो आज की स्थिति है इसमें हमें घबराना नहीं है, कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना, धैर्य और संयम के साथ अपना जीवन चलाते रहें। और सबसे जरूरी बात है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, दूर से नमस्कार करें, हैंड हाइजीन, हाथों को स्वच्छ रखें और खाना अच्छा खाएं, नींद पूरी लें, डीप ब्रीदिंग करें, रेगुलर व्यायाम करते रहें, खुश रहें और
एवरी चैलेंज बिकम्स न्यू अपॉर्चुनिटी, तो आप इसको एक चैलेंज के तरीके से लीजिए, अपने आप को स्ट्रेस ना करें। और छोटे बच्चों के लिए मैं खासकर कहूँगा कि हमेशा से छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा किया इस पेंडेमिक में, क्योंकि जो बच्चों की आदत होती है बाहर खेलने की, अपने दोस्तों के साथ घुल मिल के, तो बच्चों ने बहुत हमारा साथ दिया है। दे हैव बीन वेरी वेरी कोऑपरेटिव। तो इसी प्रकार हमें धैर्य से, संयम से बिल्कुल में पर्सनल लाइफ को, फैमिली लाइफ को, सोशल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को। थैंक यू सो मच डॉक्टर रहेजा, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। डॉक्टर विशाल, मैं भी चाहती हूँ कि आप भी हमारे आवाम को कुछ मैसेज दीजिए। मैसेज यही है कि स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने मन को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि मैं स्वस्थ हूँ, और अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आएगी तो मैं अपने दिमाग से, अपने शरीर से, अपने मन से एकाग्र होकर इस आपदा के समय में जीतूँगा। और ऐसी ही मन के अंदर स्थितियाँ बनी रहें कि हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब, और राह पकड़ते हुए एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, वो वाली स्थिति बनानी चाहिए। चाहे आप आयुर्वेदिक लें, चाहे आप होम्योपैथिक लें, चाहे आप एलोपैथिक लें, आप एक तरह का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करें और एक तरह की जीवन शैली अच्छी करें, तो आप बिल्कुल स्वस्थ होकर निकलेंगे। और आगे भी मंजिलें हैं जिसे हमें पाना है। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हम होंगे कामयाब एक दिन। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे नाजरीन के साथ शेयर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की जो पेशकश है आपको बेहद पसंद आई होगी, और जो हमारे माहिरीन ने आपको हिदायत दी है आप उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपकी वैक्सीनेशन की डोज ड्यू है तो अपनी वैक्सीनेशन की डोज लगवाइए, और अगर आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द बूस्टर डोज भी लगवाइए। और अगर आपके कोई राय हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी मेज़बान रतिका मेहरा को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।